तो बताएं पूरा सिलसिला आखिरकार शुरू कहां से हुआ, क्यों लोग अपने घरों में कैद हैं और क्या मोदी ने ऐसा कहा जिसके बाद सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मोदी ने यह तक कहा, नहीं संभलोगे तो पीढ़ियां तबाह हो जाएगी। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस स्तर पर आकर बातचीत करनी पड़ रही है, लोगों से समझाइश करनी पड़ रही है कि वो एक परिवार के सदस्य होने के नाते आप सब लोगों से समझाइश कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आपका घर में रहना सुरक्षित है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और इस देश के लिए खतरा बन सकते हैं। खैर, इस बीच सरकार ने कई मुश्किलों को समझा, आम जनता के सामने जिस तरह की समस्याएं आई उनको समझा, अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने एक संवेदनशील रास्ता अपनाया और फिर निर्मला सीतारमण सामने आई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए, उसे सुधारने के लिए कुछ घोषणाएं की। काफी हद तक ये घोषणाएं न सिर्फ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश थी बल्कि संबल देने की कोशिश थी आम जनता को भी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, in which 80 crore poor people, which is 2/3 of our population, and there making sure that not one Garib remains without food. We have now come to say that everyone, each one will get, as per the existing thing, 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month. देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। ही हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और व्यवसायी वर्ग को सहूलियत और उनको संबल देने वाली कोशिश। लेकिन आम जनता के जहन में कई सवाल उठे। लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, उनको काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, घर पर बैठे हैं, इसलिए सैलरी को लेकर भी उनको कुछ संकट नजर आ रहा है। जो व्यवसायी लोग हैं उनके लिए तो बहुत कुछ किया गया, लेकिन छोटे और मझोले उद्योग वाले व्यापारियों के लिए काफी कुछ दिक्कतें अभी भी सामने आ रही हैं। आम आदमी की इसी तकलीफ को समझा आरबीआई ने और रेपो रेट कम करके उनके ऊपर कर्ज का बोझ कम करने की और खासतौर पर उनकी जो ईएमआई है, आम जनता की जो जिंदगी आजकल ईएमआई पर चल रही है, उसमें थोड़ी रियायत देने की कोशिश की। कई तरह की घोषणाएं की आरबीआई गवर्नर ने। Effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Timely and appropriate measures to contain these three factors, that is to contain intensity, spread and duration. And let us all cooperate with the measures announced by the government to deal with the problem, to prevent the spread of coronavirus, to contain it and win this war. और इस बीच डब्ल्यूएचओ ने कुछ बातें कही हैं, बातें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जल्द संभलने की जरूरत है भारत को, वरना आने वाले दिनों में विकट हालात पैदा हो सकते हैं। थर्ड स्टेज की बात की हम बात कर रहे हैं और इस थर्ड स्टेज में आने के बाद कोशिशें काफी तेज करनी होंगी, बड़े स्तर पर काम करने होंगे, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इसी के मद्देनजर डब्ल्यूएचओ ये इशारा कर रहा है कि आप संभल जाएं, व्यवस्थाओं को सुचारू कर लें, लोगों को पाबंद करें। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए उन्होंने कहा है। इसके अलावा भी डब्ल्यूएचओ ने भारत देश की जो भी कोशिशें हैं उनमें और तेजी लाने के लिए कहा है। इस बीच हम जो चिकित्सक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और अवेयरनेस इतनी भारत में की जा रही है, मीडिया के जरिए की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं,
अपने अपने स्तर पर जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपील कर रहे हैं, लोगों से समझाइश कर रहे हैं, सामाजिक संगठन इसमें आगे आकर लोगों से समझाइश कर रहे हैं। उसके बावजूद क्यों ये आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर रविंद्र जांगेड़ फिजिशियन हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे पहले आपको बता दें पूरी जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े किस कदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो भारत के सिर पर घंटी खतरे की बज रही है और भारत में जो आंकड़ा बढ़ रहा है अगले 4 महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और खास कहे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त तक ये पूरा मामला खत्म हो सकता है, लेकिन इस दौरान बुजुर्गों को सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ ज्यादा ही पालन करना होगा और जितना ज्यादा लॉकडाउन का पालन किया जाएगा उतने ही भारत के नागरिक सुरक्षित रहेंगे। और भारत में अगर हम सुविधाओं की बात करें तो करीब 10 लाख वेंटिलेटर्स की फिलहाल इन हालात में जरूरत है और अभी महज 30 से 50 हजार के बीच ही वेंटिलेटर्स हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1,60,000 वेंटिलेटर्स हैं। अमेरिका में भी और ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत है क्योंकि वहां पर जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है कोरोना संदिग्धों का, वो इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ गया है। लेकिन क्योंकि अमेरिका की आबादी कम है, उसमें भी अगर उसको 1.5 लाख वेंटिलेटर कम पड़ते हैं तो भारत में अमेरिका से ज्यादा आबादी होने के बावजूद सिर्फ 50,000 वेंटिलेटर एक खतरे की तरफ ही इशारा करते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि भारत में संभलना बहुत जरूरी है। इस वक्त इसलिए संभलना जरूरी है क्योंकि अभी ना संभले तो आने वाले वक्त में हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ लंबा वक्त इस बीमारी से निपटने के लिए, इस वायरस को खत्म करने के लिए लग सकता है। और इसी खास विषय पर बातचीत करेंगे। जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। WHO अपनी तरफ से बार बार ये कह रहा है कि हालात गंभीर हो सकते हैं, भारत को अपनी व्यवस्थाएं सुचारू करने की जरूरत है। इतनी अवेयरनेस, सरकार की पूरी मशीनरी इसके लिए काम कर रही है, इसके बावजूद आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले तो इसी पर आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या वजह मान सकते हैं आप इसकी? देखिए प्रभात, 2-3 बातें हैं। कोरोना का ये तो मालूम है कि हिस्ट्री जो कोरोना की रही है, बड़ा कारण है कि आप संपर्क में आ रहे हैं तो ये वायरस फैलता जा रहा है और स्प्रेड हो रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये बाकायदा यहाँ पे जिन गेस्ट की वजह से, या इटालियन हो या फिर हमारे यहाँ से रोजगार के लिए बाहर जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग वापस आए हैं जो वहां से संक्रमण लेकर के आए हैं, उन लोगों की वजह से यहाँ ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो हिंदुस्तान के लिए मुझे लगता है कि काफी एक मुसीबत वाले कहें कि और एक बड़ी दिक्कत वाले रह सकते हैं। ये पिछले 24 घंटे जो रहे, दोपहर 3 बजे से पहले के 75 पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं और 4 लोगों की डेथ हुई है। डेथ कैजुअलिटीज जो इसमें है, ये भी एक बड़ी संख्या में कही जा सकती हैं। तो निश्चित रूप से इस पे और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अब देखिए, लोग पलायन करके जा रहे हैं, आप रोक नहीं सकते, उनकी भी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है। या तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्थाओं खाने तैयार की जा रही है और उनके की व्यवस्था टेंट्स के जरिए हो या दूसरे जो संसाधन है उनके, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की नहीं जा रही है। और जो लोग जहां पे धीरे धीरे कुछ भामाशाह समाज से भी आगे आ रहे हैं, उसके साथ साथ राजस्थान का मुझे जहां तक ध्यान है कि मुख्यमंत्री की पहल पर थानों में मैसेज जरूर कराया गया है। कुछ जगह पे हमने किया भी है कि वहां खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। इस और गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जल्दी से जल्दी जो लोग मूव करके जा रहे हैं या तो उन्हें भेजा जाना चाहिए परिवार के साथ में, उनकी कोई ऐसी व्यवस्था करा के कंप्लीट फिर बैन कर देना चाहिए कि अब जिनको जहां जाना था वो चले गए, जहां रुकना है वहां रुकिए, अब आप मत निकलिए। क्योंकि हम थर्ड स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम थर्ड स्टेज पे चले गए तो फोर्थ स्टेज को जाने में समय नहीं लगेगा। सेकंड फेज तक ही आपको ज्यादा स्ट्रगल करके इसे रोकना होता है। जो हिस्ट्री अभी तक दिखाई दे रही है, चाइना ने के यहां से वायरस निकला, लेकिन आज चाइना सबसे ज्यादा अपने संसाधनों को जुटा करके इसे रोकने में काफी कारगर साबित हो रहा है। हिंदुस्तान की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। वजह साफ है कि अगर कहीं पे भी कोई चलते हुए थूक देता है, कहीं पे भी जो रूल्स है ग्रुप में खड़े होकर के पंचायतियां लोग कर रहे हैं,
गपशप कर रहे हैं। ये सड़क पे आने की आवश्यकता नहीं है। आपको बार बार अपील की जा रही है कि आपको राशन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए दूध की व्यवस्था की जा रही है। गलियों तक लोग पहुंच रहे हैं। आपके राशन की दुकानें खुली हुई हैं, डेयरी के बूथ खुले हुए हैं। एक टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको भी सजग रहना होगा। आप ग्रुप्स में मत निकलिए। बार बार यही सब लोग कह रहे हैं कि अगर आप ग्रुप में ज्यादा फैल करके निकलेंगे तो बड़ी मुसीबत होगी, एक तकलीफ हो सकती है। और जब तक लोगों में समझ नहीं होगी प्रभात, तो चाहे प्रधानमंत्री अपील करें, मीडिया अपील करे, राज्यों के मुख्यमंत्री अपील करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस को हम देखिए कई दृश्य इस तरह के देख रहे हैं कि लोगों की लाठियां भांजी जा रही हैं। पुलिस की मजबूरी है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए। उनकी कोई इच्छा नहीं होती है कि अपनों पर उन्हें लाठी चलानी पड़े, लेकिन ये मजबूरी का वक्त, उन्हें भी मालूम है कि बहुत पीड़ा है, लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन तमाशबीन बनकर के अगर आप इस तरह के, जैसे सड़कें सूनी, आप ये नजारा देख सकते हैं, अगर ऐसी सड़कें सूनी अगर आप देखने के लिए निकल रहे हैं तो आई थिंक ये बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं आप दूसरे को भी। जी प्रभात जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद इस बात का अंदाजा था, तभी उनको ये शब्द कहने पड़े कि पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी अगर आपने सावधानी नहीं बरती। लेकिन जनता इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। ऐसे में अगर हम यहां जो हालात अभी पैदा हो रहे हैं, आपने कुछ तस्वीरें भी बताई कि किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में तकलीफ उन लोगों की एक दुखती नब्ज भी निकलकर सामने आ रही है जो काम धंधा बंद हो जाने की वजह से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। चाहे हम राजस्थान के मजदूर जो महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज्यादा संख्या में काम करते हैं, उनके भारत राजस्थान लौटने की बात करें, या फिर इधर नोएडा और दिल्ली की तरफ से या फिर बड़े शहरों की तरफ से अपने गांवों की तरफ जाते लोगों की बात करें, उनकी तकलीफ बड़ी बढ़ रही है। बरसात भी हो रही है। ये बड़ा एक दुखद पहलू निकलकर सामने आ रहा है। सही कह रहे हैं प्रभात। और जो जन टीवी के लिए कुछ लोग हमारे गेस्ट रिपोर्ट भूमिका कर रहे हैं, जो दृश्य जो देख रहे हैं वो हम तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है यह है कि देखिए, चिंता सबके सामने होती है। कोई व्यक्ति देखता है कि 21 दिन का लॉकडाउन में यहां बैठकर मेरे पास में नहीं है, मुझे जाना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों मील दूर अगर कोई पैदल जा रहा है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी परेशानी में है। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी और जो भामाशाह हैं उनको भी, जो राहगीर जो रास्ते में लोग जा रहे हैं, पलायन करके जा रहे हैं, उन्हें खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। धीरे धीरे बारिश आ रही है, मैं कई जगह से जैसे तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बरसात में भी बिना रुके चल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि साहब अगर हम 10 किलोमीटर में निकाल लेंगे तो हमारा सफर और कम होगा, अगर हम कहीं पर भी बैठ जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत है। ये मैं कहूंगा कि एक अलग दौर, जो लोग कहते हैं कि कुछ, अभी मैं कहीं पे था तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि साहब एक बुजुर्ग व्यक्ति थे कि साहब इनके बारे में कुछ सोचिए जो पलायन कर रहे हैं। मैं कहा साहब इनकी तकलीफ सभी के सामने है और हम अपने आप को वहां खड़ा होकर के ये एहसास भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से मैं रास्ते में देख रहा तो पुलिस का दूसरा रूप भी, एक तरफ लाठियां भांजते हुए आप दिखा रहे हो तस्वीर पे, लेकिन दूसरा रूप यह भी है कि खाना भी सर्व कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के खाना भी बांट रहे हैं लोगों के सामने। तो उनका यह कहना था कि मुझे साहब विभाजन का याद आ रहा है, जब घर वालों से मैं सुना करता था कि जिसको जहां जगह मिल रही थी वैसे दौड़ता नजर आ रहा था। ये तो याद वापस ताजा करा रहा है कि अपने घरों को जाने के लोग इस कद्र मजबूर है, उन्हें ना बारिश की परवाह है, ना सड़कों की परवाह है, ना पांव के छालों की परवाह है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस तकलीफ का। कोई भी व्यक्ति अपने आप को उस परिस्थिति के अंदर ढाल करके देख सकता है और उस तकलीफ का एहसास कर सकता है कि किस कद्र। मैं वो फोटो जो हमारे एक जर्नलिस्ट साथी जिन्होंने हमें उपलब्ध कराई, अपनी फ्रैक्चर्ड अपनी पत्नी का पांव जो वो लेकर के और किस तरह से अपने शोल्डर पे लेकर के निकल रहा है। अंदाजा लगाइए 300 किलोमीटर का सफर वो किस तरह से करेगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस जज्बे को भी, जो लोग इस तरह से निकल रहे हैं अपने घरों को। मजबूरी है, तकलीफ है, हमें भी तकलीफ हो रही है। प्रशासन भी कह रहा है कि आप लोग एकजुट मत होइए, एक जगह इकट्ठे मत होइए, लेकिन उनकी समस्या है, बीवी बच्चों के साथ में कोई चल रहा है। हालांकि हमने समझाने की काफी लोगों को कोशिश की कि आप 10 में हैं, आप 4-4 लोग बढ़ जाइए, आप थोड़ा सा गैप रख करके चलिए, 10-10 फीट का गैप रख लीजिए, ताकि आपके सेहत के साथ भी ये ठीक रहेगा और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन देखिए, इंसान है, वो लगता है उसको कि साथ साथ चल रहे हैं, हम कहीं छूट ना जाएं, कहीं इनसे पीछे ना रह जाएं, तो सब चल रहे हैं। ये जो कारवां बनता हुआ चल रहा है प्रभात, ये निश्चित रूप से एक जज्बा भी है लोगों के अंदर जो अपने घर तक जाना चाह रहे हैं, और चुनौती इस नाते है कि हम रोकना चाह रहे हैं लोगों को। पता नहीं जिस जगह से आप निकल करके आ रहे हैं वहां आपके क्या स्थितियां थी, आप कहीं आइसोलेशन में तो नहीं थे, आप कहीं निकल करके तो नहीं चल पड़े, आपके साथी जो हैं
वो कहीं कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में तो नहीं आया। ये चुनौतियां देखिए प्रशासन के सामने भी है। बात ठीक है कि अपने घर आप जाना चाहते हैं, लेकिन कोऑपरेट करना चाहिए प्रशासन को भी और बताना चाहिए आगे होकर के कि मैं फला जगह से आ रहा हूं और ये मेरे संपर्क में अमुक व्यक्ति आया था। तो मुझे लगता है कि ये देश का भला होगा, खुद का तो भला होगा ही, मुल्क का भला भी होगा अगर आप अपनी कोई भी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने शेयर करते हैं तो। जी प्रभात, आपने सही कहा, लेकिन जैसे हमारा देश कई धर्मों का देश कहा जाता है, धार्मिक यात्राएं अक्सर हम देखा करते हैं। जयपुर की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की बात करें, इस तरह के नजारे अक्सर तब देखा करते थे जब धार्मिक यात्राएं हुआ करती थी। लोग निकलते थे, उनके पैरों में छाले पड़ते थे, सामान लेकर निकलते थे, बारिश हो रही है कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब उनके जहन में यह धार्मिक यात्रा नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। उनको अब मंदिर नहीं जाना, अपने धर्म स्थल पर नहीं जाना, उनको अपने घर लौटना है, क्योंकि वो वहां कुछ सुकून का वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में हालांकि मनोवैज्ञानिक जो हैं इस पर, या मनोचिकित्सक जो हैं, वो बहुत बेहतर जवाब देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपसे सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि आपने इन सब तस्वीरों को देखा। उन लोगों की मानसिकता, उन लोगों के मनोविज्ञान पर इसका कितना बड़ा असर होगा, क्योंकि एक तो रोजगार इतने दिनों के लिए उनके पास नहीं है और उस पर इतनी तकलीफ है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभात, देखिए रोजी रोटी सबकी एक सबसे पहली होती है, उसको अपना परिवार चलाना होता है, खुद का पेट पालना होता है, और भगवान ने जिनको सक्षम बनाया हुआ है वो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें उनकी रोजगार के लिए। देखिए जो एम्प्लॉयर है इस वक्त उनके सामने भी बड़ा संकट है। ये कोई नहीं चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय को निकाला जाए, उसकी रोजी रोटी पे किसी तरह का संकट आए, लेकिन एक साइकोलॉजिकली जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं 21 दिन करूंगा क्या, 25 दिन करूंगा क्या यहां बैठ करके, खासकर वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, उनका साफ यही कहना है कि साहब 25 दिन करेंगे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम क्यों बोझ बने, 4 दिन का वक्त लगेगा पैदल चलने में, 5 दिन का वक्त लगेगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन मुझे तकलीफ उन लोगों की है कि छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के जो लोग रवाना हो चुके हैं। हालांकि हम अपील करेंगे कि लोग निकल रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन ऐसे लोग अगर मदद के हाथ अगर उठते हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है कि आप सक्षम हैं 2 लोगों का खाने की व्यवस्था आप जरूर करें। 2 लोगों के खाना, अगर 20 परिवार मिलकर के अगर खाना तैयार करते हैं तो 40 लोगों का खाना तैयार होता है। और जो लोग पैदल निकल रहे हैं उनको पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से वहां तक खाना पहुंचाया जा सकता है। ये साइकोलॉजिकली है। देखिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुसीबत की इस घड़ी में एटलीस्ट मैं अपनों के पास में तो रह सकूं, पता नहीं क्या परिस्थितियां बनेंगी, मैं मेरे अपनों के पास में जाना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक जो एक इफेक्ट है वो निश्चित रूप से आता है। मैं भी अगर चाहूंगा, अगर कहीं हूं तो, कि दूर दराज से आ रहे हैं लोग, कोई फ्लाइट पकड़ के आ रहा है, कोई अपनी टैक्सी से जा रहा है, ये बात केवल दिहाड़ी मजदूरों की नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपनों तक पहुंच सकूं, मेरे परिवार के साथ में रह सकूं। ये इतने दिन का जो एक तरह से, अब क्या स्थिति, आज लॉकडाउन है, कल कर्फ्यू भी लग सकता है, तो ऐसे पोजीशन में हर व्यक्ति अपने घर वालों के पास में जाना चाहता है। जी, और आखिरी सवाल, ये जो वक्त इस वक्त आया है, जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए क्या नई तैयारियों की एक तरह से जमीन तैयार करते हैं? हमें कितना पहले से मुस्तैद रहना होगा इस तरह के आने वाले जो अनपेक्षित खतरे हैं उनसे, उनके लिए क्या सबक ये दौर हमको देता है? देखिए जो एब्रोड की जो पोजीशन रही है और जो हिस्ट्री है उसको ध्यान में रखते हुए, उससे सबक लेते हुए हमारे गवर्नमेंट्स ने किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अब ये सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई। देखिए डॉक्टर से बात कहते हैं कि स्क्रीनिंग, अगर आप यूरोप से आ रहे हैं और आकर के आपकी स्क्रीनिंग हुई, उस दिन आप बिल्कुल एकदम फाइन है, उस दिन अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर 10 दिन बाद में उसके सिम्टम आ रहे हैं तो इसमें स्क्रीनिंग कुछ नहीं कर सकती। आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा, उस पर नजर रखनी होगी। सरकारों की तरफ से पूरी कोशिश भी की गई है, हर राज्य सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों की तरफ से की गई है। इसमें मैं नहीं कहूंगा कि कहीं कोताही बरती गई है। सही समय पर लॉकडाउन किया गया है, सही समय पर स्टेप्स उठाए गए हैं। देश में लॉकडाउन का 3रा दिन है, राजस्थान में 5वां दिन है। पूरी व्यवस्थाएं की गई है, जहां संदिग्ध मिल रहा है उसके सराउंडिंग एरिया में 1 किलोमीटर तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि तैयारी में कोई कमी नहीं है। आइसोलेशन वार्ड जगह जगह होटल्स हैं या फिर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें
बाकायदा एक गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में भी लेने की कोशिश कर रही है। जैसे भीलवाड़ा में 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिया गया है, पैरामेडिकल स्टाफ उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपनी तैयारी रखिए। तो मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पे मुझे जो प्रयास लग रहे हैं सरकारों के, वो तो काबिले तारीफ ही हैं और अपनी तरफ से पूरी चीजें की हैं। ये जो कुछ हो रहा है, मैं इसे सरकार की लापरवाही नहीं मानता, ये हमारी लापरवाही, इंसानियत की लापरवाही है। जो व्यक्ति आया चुपचाप, जैसे जयपुर का उदाहरण है, जो व्यक्ति ओमान से आया है उसे सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना चाहिए था प्रशासन को भी। वो पार्टियां करते घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मस्जिद में जाके नमाज अदा कर रहे हैं। आप करिए, आपकी धार्मिक आस्था है, लेकिन ये भी तो बताइए कि मैं जिस कंट्री से, जिस मुल्क से आया हूं, वहां की पोजीशन क्या है। अगर वो जांच करा लेते, 4 दिन पहले लोगों से मिलना बंद कर लेते, अपने घर में अपने आप को रखते, तो मुझे लगता है कि ये सारी स्थितियां नहीं बनती। अब प्रशासन के सामने कितने बड़ा एक ये कहूं कि चुनौती बन गई है कि आप किन किन के संपर्क में आए, पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी स्क्रीनिंग करना, फिर उन्हें आइसोलेट करना। तो एक बहुत बड़ा एक प्रक्रिया है जिससे हम गुजर रहे हैं और कितने लोगों के लिए आप चिंता पैदा कर रहे हैं। अगर आप रामगंज के आसपास कोई रह रहा है, उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है कि रामगंज में रह रहा है, और अगर पता लगा कि इधर से भी वो जनाब निकल करके गए थे, कितने परिवारों को खतरे में डाल चुका। एक सज्जन, एक व्यक्ति 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये रक्त बीज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रभात, ध्यान खुद को रखना होगा। एक एक व्यक्ति से लगातार सरकारों की ओर से गुजारिश की जा रही है कि आप अपने ख्याल के साथ साथ समाज का, देश का आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आप फॉरेन से आए हैं, आपके आसपास अगर इस तरह के सिम्टम है, सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है, पूरी व्यवस्था की गई है, फ्री व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं लग रहा। अगर उसके बाद भी अगर इंसान के समझ में नहीं आती, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुसीबत है और बहुत मुश्किल में हम खुद डाल रहे हैं। सरकारों की तरफ से सरकार पहल कर सकती है, लेकिन अगर जब इस तरह की स्थितियों में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री ने बहुत सही बात कही थी कि अगर हम सजग नहीं होंगे तो पीढ़ियां चली जाएंगी, पीढ़ियां डूब जाएंगी, पीढ़ियां। अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर का अंदाजा किस तरह से जो समझ है, जिनको मालूम है, रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहे हैं, उससे हमें सबक लेना चाहिए। प्रभात, सही कहा योगेंद्र जी कि अगर प्रधानमंत्री किसी बात को गंभीरता से कह रहे हैं और परिवार का सदस्य होने के नाते अगर किसी बात की समझाइश कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बात को गंभीरता से लें। और कई तरह के कोटेशन आप पढ़ते हैं, कई तरह की बातें आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन देशभक्ति का एक तरीका यह भी है कि आप अपने देश की भलाई के लिए जो भी अपील की जा रही है उसका अक्षरशः पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसका मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों पर किस तरह का असर पड़ रहा है और इससे किस तरह से उबरा जा सकता है। एक वरिष्ठ चिकित्सक से बातचीत करेंगे कि क्या सावधानियां और अपने स्तर पर रोजमर्रा की जिंदगी में बरतनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर आ रही अलग अलग तस्वीरों की। बात करेंगे इसके मनोवैज्ञानिक पहलू की, जनता पर किस तरह से इन हालात का असर पड़ रहा है, किस तरह से उबरा इनसे जा सकता है। मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले वो क्या कहती हैं इस पूरे मामले को लेकर और इस मनोवैज्ञानिक पहलू को लेकर, वो जानते हैं। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे अगर उनसे फोन पर विस्तार में भी बातचीत हो सके तो। घरों में बंद है तो जाहिर सी बात है स्मार्टफोन्स, टीवी पे भी लोग ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो जब हम देखेंगे कि इस महामारी का तो अंत हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उनके अंदर ये स्मार्टफोन की जो लत है वो कहीं भाई बढ़ भी सकती है, क्योंकि हम उनको अब कह रहे हैं कि आप अपना ज्यादातर समय घरों में व्यतीत करें, फोन पे व्यतीत करें। फोन पर वो जब घर में रहते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं फोन की लत, स्मार्टफोन की लत जिससे हम लोगों को बचा रहे थे वो भी अब बढ़ सकती है। हम लोगों के अंदर बोल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि बार बार आप हाथ धोएं, बार बार आप लोगों से जब भी आप किसी को छूते हैं तो उसके बाद आप साबुन से अपना हाथ धोएं। तो ये एक ओसीडी नाम की बीमारी को भी जन्म देती है, जिसके अंदर मनुष्य के अंदर ये विचार आता है कि उनके हाथ, चारों तरफ हाथ पे गंदगी लगी है और वो बार बार उसको धोने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं ये काफी चीजों को जन्म देने वाली है। अभी भी
जब इस हम महामारी से जूझ रहे हैं, और जब ये महामारी खत्म हो जाएगी उसके जो इफेक्ट्स है वो भी कई मानसिक बीमारियों को जन्म देने वाले हैं। अब इससे बचाव कैसे करें? सबसे जरूरी बात है कि जो न्यूज़ जब हम बार बार टीवी के सामने देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि ये एक अब इतने लोगों का केस बढ़ चुके हैं, इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो जब आपको ये घबराहट पैदा करती है ऐसी न्यूज़, तो उसमें एक ब्रेक लें। थोड़ी देर के लिए टीवी पे ऐसी न्यूज़ ना देके बल्कि और कोई एंटरटेनमेंट चैनल चला लीजिए और अपना ध्यान उससे डाइवर्ट करें। योगा, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपके मन को शांति देता है, क्योंकि अब तो विज्ञान ने भी इस चीज को प्रूव किया है कि जब हम योगा मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वो केमिकल्स बनते हैं जो हमारे मन को शांति देते हैं, और जो हम घबराहट, पैल्पिटेशन, इन जो लक्षण होते हैं उनको भी कम करते हैं। आपके पास अभी समय है, आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। जो एक क्वालिटी टाइम की हम बात करते आ रहे हैं आज के स्ट्रेस के माहौल के अंदर, कि आप अपने क्वालिटी टाइम दे बच्चों को। तो आपने जाना कि किस तरह के पोस्ट इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से इन चीजों से बचा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल ऐसे हैं जो जानने की जरूरत महसूस हो रही है। हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं डॉक्टर अनीता गौतम, मनोचिकित्सक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ चीजें आपने अभी सामने रखी, जाहिर तौर पर इन चीजों पर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि लोग सबसे पहले इस बीमारी से निपटने के लिए एक रास्ता तलाशते हैं, और उस रास्ते को तलाशने में उनको लगता है कि इस रास्ते उस बीमारी से तो पीछा छूट गया, लेकिन एक नई मनोवैज्ञानिक बीमारी उनको लग जाती है। आपने जो बात कही कि इस दौर में जबकि युवा के पास कोई काम नहीं है, स्कूल कॉलेज ये सब बंद पड़े हैं, जो नौकरी पेशा युवा है उसके सामने काम को लेकर दिक्कत है, तो उसके पास सिर्फ एक साधन हाथ में रह जाता है जिसमें पहले भी वो काफी वक्त निकालता था, मोबाइल। अब इस मोबाइल की जो दिक्कत आने वाले वक्त में सामने आएगी, वो किस तरह की दिक्कत हो सकती है और उससे कैसे निपटने के लिए अभी से तैयारी जरूरी है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मोबाइल की लत लगने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि इस समय युवा वर्ग, बच्चे सभी अपना समय फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स के सामने व्यतीत कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब वो इतना ज्यादा समय फोन के सामने व्यतीत कर रहे हैं कि उनका जो नियम है, नियम शैली, जीवन शैली कि कब टाइम पे उठना है, कब सोना है, कब खाना है, वो भी अब बदल गया है, और वो भी अनिश्चित हो गया है कि कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, पूरे टाइम लेटे हुए टीवी देखना, और जो पोस्चर उनका रहता है वो भी सही नहीं रहता है। तो धीरे धीरे उनके दिमाग के अंदर जो केमिकल है, रसायन है, वो इस तरीके से बन जाएंगे कि जब ये महामारी से हम बाहर निकलेंगे तो कई लोगों को स्मार्टफोन की लत लग जाएगी, जो कि अभी भी हमारी ये एक परेशानी है। हमारे युवा वर्ग का काफी बड़ा हिस्सा इस लत से जूझ रहा है। कि जो हमारे दिमाग में जो केमिकल्स हैं उनके सीक्रेशन को ये प्रभावित करेगा। हम सुना भी करते थे कि केमिकल लोचा दिमाग में अगर हो जाए तो कई तरह की गड़बड़ें सामने आ सकती हैं। ये केमिकल रिएक्शंस किस तरह के हमारी आने वाली जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं? कुछ चीजें आपने बताई कि हमारे पोस्चर बिगड़ गया है, हमारे खाने पीने, हमारे उठने बैठने की आदतें बिगड़ गई हैं, लेकिन जो आम जिंदगी हमारी इन हालात से पहले हुआ करती थी उसमें किस तरह के बड़े बदलाव जो कि घातक भी हो सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा घातक तो जो घबराहट, एंजाइटी, चिंता विकार, जो एंजाइटी डिसऑर्डर, उनके केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास फोन आते हैं कि हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। इसके बारे में सोचते ही अपनों के बारे में, खुद के बारे में, कि हमारे जो नियर वन से, जो जैसे जिन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा फैला हुआ है, या फिर जिनके पड़ोस में ऐसा केस निकला हुआ है, उसके बारे में सुनते ही इतनी ज्यादा घबराहट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे कई चीजों बाद में भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकता है। कुछ रसायन होते हैं जो हमारे दिमाग में, जैसे सेरोटोनिन है या डोपामिन है, इनके जो इम्बैलेंस की वजह से इन बीमारियों का जन्म होता है। जी, आपने एक ओसीडी का जिक्र किया था, मैं उस ओसीडी के बारे में थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा कि ये ओसीडी बेसिकली है क्या और किस तरह से हमारी जिंदगी को बहुत बुरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है? ओसीडी नाम की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके काफी सारे केसेस सामने आते हैं, जिसके अंदर दिमाग के अंदर एक ही एक बात घूमती है कि जो चारों तरफ है उसमें गंदगी है, और इसके अंदर व्यक्ति को बार बार हाथ धोने का मन करता है। ये एक प्रकार का ओसीडी है, जिसके अंदर कहीं पे भी छूता है तो हाथ धोता है बार बार। जैसे शौच के बाद नॉर्मली हम एक बार हाथ साबुन से धोकर स्वच्छ मानते हैं, पर वो एक बार नहीं, जब तक 10 बार उसको धो नहीं लेता उसके मन को शांति नहीं थी। हर चीज को सैनिटाइजर से साफ करता है। कई बार तो लोग अपने स्विच बोर्ड को भी साफ करते हैं।
और अब जब ये स्थिति आ गई है कोरोना वायरस की, हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप डोर नॉब्स को साफ करो, इसको साफ करो। तो जो लोग पहले से इसके बीमार है, इस ओसीडी नाम की बीमारी से ग्रसित है, उनके अंदर इसके जो लक्षण है इनकी पूर्वावृत्ति हो जाएगी, वो एकदम से बढ़ जाएंगे। और जब तक व्यक्ति अपने हाथ नहीं धोता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट, पैनिक अटैक्स रहते हैं, घबराहट रहती है। तो जाहिर सी बात है, मेरे को लग रहा है कि ये चीज ओसीडी नाम की बीमारी को भी बढ़ावा देगी। जी डॉक्टर साहब, कुछ पोस्ट इफेक्ट्स की आपने बात की। जैसे मोबाइल को लेकर अभी भी आम जनता में एक थोड़ी सी दिक्कत ये समझ में आती है कि उसे हल्की सी भी कोई गाने की आवाज या किसी तरह की टोन सुनाई देती है, उसे लगता है उसका मोबाइल बजा। अगर हल्का सा वाइब्रेशन उसकी बॉडी में किसी और वजह से हुआ तो उन्हें लगता है कि उनका मोबाइल वाइब्रेट किया। ये जो एक अलग तरह की जो रिएक्शन हैं इन चीजों को लेकर, आपको नहीं लगता ये भी बढ़ेंगे धीरे धीरे? बिल्कुल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो फैंटम सिंगिंग सिंड्रोम है। इसके अंदर व्यक्ति को बार बार एहसास होता है कि उसका फोन बज रहा है लगातार और वो चेक करता रहता है। एक कंपल्सिव चेकिंग हो जाती है कि मेरा कोई मैसेज तो नहीं आया है, मेरा कोई व्हाट्सएप तो नहीं होया है, मेरी कोई जरूरी चीज तो मिस नहीं हो रही है। इसलिए काम करते करते भी व्यक्ति बार बार अपने स्मार्टफोन को चेक करता है, व्हाट्सएप चेक करता है, मैसेजेस चेक करता है, जिसकी वाकई में बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी उसको सिर्फ एक आदत सी बन जाती है, लत बन जाती है। तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट से रिलेटेड काफी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने अब आएगी। इसके बचाव का एक ही तरीका है कि हम जानते हैं कि अभी लोग लॉकडाउन है, पर फिर भी आप अपने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स का एक डिसिप्लिन में रह के ही उपयोग करें। डॉक्टर साहब, मेरा जो अगला सवाल है वो उस तबके को लेकर है जो कि इस दौर में सबसे ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहा है। मैं बात कर रहा हूं मजदूर वर्ग की। वो मजदूर वर्ग जिसके पास अब नौकरी नहीं है, चाहे कुछ दिन की बात करें, रोजगार नहीं है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने के लिए उसके पास इंतजाम नहीं है और मजबूरी में उसे अपने परिवार के साथ लौटना पड़ रहा है घर, वो भी पैदल। उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? और मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि अगर वो इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो क्या उपाय या उनके परिवार किस तरह से उपाय करें कि वो उस दौर से बाहर निकल पाए? लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जो दैनिक दिहाड़ी पे जो रहते हैं, जो रोज काम करते हैं और रोज उनके घर में चूल्हा जलता है, उनकी अभी स्थिति काफी खराब है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक निराशा की भावना उनके अंदर काफी ज्यादा घर कर चुकी है। और अभी ही नहीं कि उनको लग रहा है कि 21 दिन के बाद की स्थिति भी अभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, उसके बाद भी वो लोग आराम से काम कर सके या लोग उनको अपने घरों में काम करने देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि आखिर 1-2 महीने की उनकी परेशानी और 1-2 महीने बिना आय के जीवन परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे निराशा की स्थिति में हमारा यही राय रहेगी कि आप एक मानसिक शांति बनाए रखें, परिवार के साथ रहे, और सरकार या जो एनजीओ इनके लिए काम कर रहे हैं, जैसे हमारी सरकार ने भी काफी सारे ऐसे किए हैं कि जो लोग गरीब हैं, जिनको दैनिक मजदूरी मिलती है, उनके पास खाना पहुंचा रहे हैं और उनको सहायता करनी चाहिए। काफी एनजीओ भी सामने आए हैं और जो समृद्ध परिवार है जिनके घरों में ये लोग काम करते हैं, वो भी आगे आए कि कुछ समय तक इनको बिना पेमेंट काटे इनको छुट्टी दे। साहब, एक छोटा सा सवाल और, मैंने काफी वक्त आपका ले लिया है, लेकिन इस स्तर पर बात करने की मीडिया के जरिए बहुत बड़ी जरूरत महसूस हो जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसके गलत परिणाम भी सामने आ सकते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि
जिस क्वालिटी टाइम की बात आपने कही थी वो क्वालिटी टाइम क्या है और उस क्वालिटी टाइम को इस दौर में कैसे जिया जाए, हम चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, नौकरी पेशाओं की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, कौन किस तरह से अपना क्वालिटी टाइम इस वक्त बिताए ताकि उसकी आदतें अच्छी रखें और वो इस तरह की बीमारियों का शिकार ना हो। देखिए, सबसे बात आपने बिल्कुल सही कहा, एक मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भी इस समय ये प्रोग्राम देख रहा है उसको कहीं ना कहीं मदद मिले तभी हमें लगेगा कि हमारा प्रोग्राम सही है, और एक जना भी इससे आगे पॉजिटिव सोच आती है, वही बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा है कि क्वालिटी टाइम क्या होता है। क्वालिटी टाइम वही है जहाँ हमें लगता है कि हमारे समय का सदुपयोग हुआ है। बुजुर्गों की बात है, सबसे जरूरी बात, घर के सारे सदस्य जो आपका टाइम टेबल है, एक दैनिक दिनचर्या है, उसको एक सही तरीके से करें। सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पर खाना खाना, जिससे जो आपकी बॉडी है उसका क्लॉक एकदम वही रहे जो आप इस लॉकडाउन से पहले था। अगर आप अनिश्चित समय पे उठेंगे, सोएंगे, खाएंगे तो आपका बॉडी क्लॉक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात, जब आपका परिवार में अभी कोई भी बाहर से हेल्प नहीं आ रही है तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जैसे अगर गृहिणी खाना बना रही है तो जो बच्चे हैं वो डस्टिंग का काम कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, चीजों को समेटना, कपड़ों को समेटना, इस तरीके से छोटे छोटे काम में मदद मिलेगी तो गृहिणी को भी मदद मिलेगी। दूसरा, जब आप अपने बच्चों से बात करें तो आपके पास फोन या स्मार्टफोन ना हो, बल्कि बच्चों से डायरेक्ट बात करें, कैरम खेलें, लूडो खेलें, उनके साथ ड्राइंग करें, उनको पढ़ाएं। इस समय काफी सारी लंबी छुट्टियां हो गई तो आगे की जो नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई है वो आप पढ़ा सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जैसे टीवी पर आस्था का प्रोग्राम देखते हैं या फिर रामायण है या फिर जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके साथ आप समय व्यतीत करें, उनके साथ आप जोक सुनाएं, आप अपने पुराने जो उनके अनुभव है वो शेयर करें ताकि जो नई पीढ़ी है उनको उनसे सीखने को मौका मिले। समाज और देश भी सुरक्षित रहेगा। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।